तमाम प्रॉपर्टी को, जो मुसलमानों की वक्फ प्रॉपर्टी है, उसको वो हड़प करना चाहती है और ये कानून बना करके उसकी नीयत यही है कि उसको हड़प कर दिया जाए। किसी भी स्टेट में आपके लोग, कोई एमएलए नहीं है मुसलमान, आप कैसा भलाई करना चाहते हैं? इसमें जो है गड़बड़ी पैदा हो गई है। भाई तो किसी चीज़ में अगर गड़बड़ी पैदा हो गई है तो सरकार की जिम्मेदारी है उस गड़बड़ी को रोकना। क्या सरकार में गड़बड़ी नहीं है, करप्शन नहीं है? जो लोग पुरअमन तरीके से एहतजाज कर रहे हैं, हम चाहेंगे कि पुलिस को वो लोग भी कोऑपरेट करें, पुलिस भी उनको कोऑपरेट करे। कोई ऐसा काम ना तो हमारे पुलिस डिपार्टमेंट की तरफ से हो और ना ही एजिटेशन करने वालों की तरफ से कोई ऐसा काम हो जिससे हमारे देश में बदअमनी फैलता हो। राज्यसभा থেকে লোকসভা তীব্র বিরোধিতা হয়েছে ওয়াকফ সংশোধনী যে আইন, এবং সেই ওয়াকফ সংশোধনী আইন নিয়েই ইতিমধ্যেই রাজ্যের বেশ কিছু জায়গায় একটা অশান্তির পরিবেশ তৈরি হয়েছে। তবে এই ওয়াকফ সম্পত্তি নিয়ে এই যে মানুষের মধ্যে বিভিন্ন ধরনের যে প্রশ্ন উঠে আসছে, সেই প্রশ্নের উত্তর খুঁজতেই আমরা চলে এসেছি নাখোদা মসজিদে, এবং আমার সাথে রয়েছেন নাখোদা মসজিদের ইমাম। সরাসরি তার কাছেই যাব। প্রথমে তো এই ওয়াকফ যে বিষয়টা, এটা অনেক মানুষের কাছেই অনেক প্রশ্ন, হয়তো সকলের কাছে সেই সদুত্তরটা নেই যে আদতে এই ওয়াকফ সম্পত্তিটা বিষয়টা কি। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, वक़्फ़ जो है, कि वक़्फ़ ऐसी चीज़ है जो इसमें दुनिया की तारीख़ में सबसे पहले इस्लाम ने ये पुण्य कमाने का, सवाब कमाने का एक तरीक़ा बताया है। एक होता है कि किसी परेशान इंसान की मदद कर देना। वो टेम्परेली आपने कोई परेशान हुआ, किसी का हेल्प कर दिया, पैसा से, किसी चीज़ से उसका हेल्प कर दिया, उसका मदद हो गया, मामला ख़त्म हो गया। एक होता है कि परमानेंट हमारी कोई प्रॉपर्टी है जिसको हम अल्लाह के लिए डोनेट कर दें और उससे अल्लाह के मखलूक को, अल्लाह के बंदों को उससे फ़ायदा पहुंचता रहे परमानेंट। उसका सिस्टम यह है कि वो प्रॉपर्टी एज़ इट इज़ रहे, उससे आने वाली आमदनी जो होगी उससे लोगों की तालीम, तरबियत और बहुत सारी चीज़ें के जो ज़िंदगी में ज़रूरत है, इलाज, मुआवजा, पढ़ाई लिखाई, सब कुछ में उससे जो बेनिफिट निकलता है, उससे वो उसका परमानेंट सवाब और पुण्य कमाने का वो एक ज़रिया है। तारीख़ में ये सब चीज़ बहुत हुआ और हो रहा है, आज तक हो रहा है। और इसका जो डोनेट करने का एक सिस्टम है, उसमें डोनेट दो तरह का होता है। एक वक्फ़ लिल्लाह होता है और एक वक्फ़ जो है अलल औलाद होता है। वक्फ़ लिल्लाह का मतलब ये होता है कि अल्लाह के लिए वक्फ़ कर दिया और उसका एक क्राइटेरिया बना दिया जाता है कि इससे आने वाली आमदनी को इस मद में ख़र्च किया जाएगा। तो अब पूरी क़यामत तक उससे जो भी आमदनी आएगी, जिसने जिस मद के लिए उसको वक्फ़ किया है, उसी मद में उसका आमदनी खर्चा होगा। ये एक तरीक़ा है। एक तरीक़ा ये है कि वक्फ़ अलल औलाद होता है। वक्फ़ जो औलाद के लिए होता है वो ये होता है कि वो प्रॉपर्टी एज़ इट इज़ रहेगा, लेकिन उससे जो बेनिफिट होगी वो हमारा आने वाला जनरेशन उससे फ़ायदा उठाएगा, उसको बेच नहीं सकता है कोई। इसी तरह जो अल्लाह के लिए भी वक्फ़ होता है उसको भी कोई बेच नहीं सकता है, और जो औलाद के लिए जो होता है उसको भी बेच नहीं सकता है, उससे वो बेनिफिट कर सकता है। और जो उसका ख़ानदान के बड़े बुज़ुर्गों ने जो वक्फ़ किया है, उसका जो वक्फ़ का जो क्राइटेरिया है उसके हिसाब से ही वो प्रॉफिट उसमें ख़र्चा होगा। अब ये 2024 में वक्फ़ अमेंडमेंट बिल ला करके हमारे प्रधानमंत्री जी इसमें पूरा चेंज कर दिया पूरे तरह से, और वो कह रहे हैं कि मुसलमानों का इससे भला चाहते हैं। इसमें जो है गड़बड़ी पैदा हो गई है। भाई तो किसी चीज़ में अगर गड़बड़ी पैदा हो गई है तो सरकार की जिम्मेदारी है उस गड़बड़ी को रोकना। क्या सरकार में गड़बड़ी नहीं है, करप्शन नहीं है? तो करप्शन अगर सरकार के अंदर है
कोई एक मंत्री या एक ऑफिसर करप्शन कर रहा है तो पूरा सरकार को चेंज नहीं किया जा सकता है। उस इंसान को करप्शन से रोका जा सकता है, कानूनी तौर पर उसकी पकड़ होगी, कानूनी तौर पर उसको सज़ा दिया जाएगा। लेकिन चूँकि नीयत सरकार की खुद ही ठीक नहीं है और वो तमाम प्रॉपर्टी को जो मुसलमानों की वक्फ प्रॉपर्टी है उसको वो हड़प करना चाहती है, और ये क़ानून बना करके उसकी नीयत यही है कि उसको हड़प कर लिया जाए। 1995 में जब पहला जो वक़्फ़ जो बिल आईन হয়েছিল তাই সেই সময় দেখা গেছে যে 1996 সালে সেই সময় যদিও সরকার অন্য ছিল, বাম সরকার ছিল, এই ওয়াকফ বোর্ড তৈরি করেছিল মূলত এই আপনাদের যে সম্পত্তি, যেটা মনে হলো ওয়াকফ যে সম্পত্তি সেগুলোকে রক্ষা করার জন্য, এবং কিছু মানুষও নিয়োগ করা হয়েছিল। পরবর্তী সময় যদিও সেই ওয়াকফ বোর্ড বা ওয়াকফ ট্রাইব্যুনাল সেই ফাংশনটা কি কমে গেছে না সেটা এখনো অ্যাক্টিভ রয়েছে? आपको इसकी तारीख नहीं मालूम है। ये 95 में वक्फ बोर्ड तैयार नहीं हुआ है। वक्फ बोर्ड जो है इंडिया में उस वक्त तैयार हुआ था जब सरकार ब्रिटिश गवर्नमेंट थी, और ब्रिटिश गवर्नमेंट के टाइम में ये वक्फ बोर्ड बना था, और उसका जो बाईलॉज है वो सब आप पढ़िएगा तो पता चल जाएगा। उस वक्त से ये आ रहा है। उस वक्त हिंदुस्तान हमारा आज़ाद भी नहीं हुआ था, और ये सैकड़ों साल का मामला है। ये कोई नया मामला नहीं है, 95 का मामला नहीं है। और उस वक्त में उससे पहले भी जो सरकार, ये ब्रिटिश के टाइम में जो वक्फ कानून बना था उसमें भी कुछ गड़बड़ी थी, उसमें कुछ कमी बेशी करके उसको ठीक करने का कोशिश किया गया था 95 में। उसके बाद लास्ट जो उसमें और बहुत सारी कमियां थी जिसको दूर करके 2013 में उसको फाइनल किया गया था। जो 2013 का कानून जो बना था वो बहुत अच्छा बना, और उसके हिसाब से वक्फ का जो प्रॉपर्टी है जिसके हिसाब से ये हो सकता है ये किया गया। अब अगर सरकार को ये समझ में आई कि भाई इस वक्फ के प्रॉपर्टी में खुर्द बुर्द है या चोरी हो रही है या करप्शन है, तो सरकार का ही तो उसमें सीईओ होता है। जो गवर्नमेंट बैठती है, जिसकी सरकार होती है, उसी का सीईओ होता है, उसी का लोग मेंबर होते हैं वक्फ बोर्ड के, और वही लोग खुर्द बुर्द करते हैं। तो अब जो लोग, आप कानून के हिसाब से उसका इंक्वायरी कीजिए, और इंक्वायरी करके जो मुजरिम है उसको कानून के दायरे में लाके सज़ा दीजिए, न कि पूरा प्रॉपर्टी ही कब्ज़ा कर लीजिएगा। ये तो ख़राब बात है ना। ये तो बहुत मतलब पाप का काम है। एक पुण्य के लिए लोगों ने ये किया, और आप उसको छीन करके आप खुद पाप कमा रहे हैं। और लोग कह रहे हैं कि हम मुसलमानों को भलाई के लिए कर रहे हैं। तो आप मुसलमानों की भलाई के लिए कर रहे हैं तो भाई मुसलमानों को कम से कम 20-25 मेंबर पार्लियामेंट बना दीजिए। आपके हुकूमत में एक भी मुसलमान मेंबर पार्लियामेंट नहीं है, एक भी कोई मिनिस्टर नहीं है, एक भी पार्टी में कोई बड़ा पद पर नहीं है। किसी भी स्टेट में आपके लोग, कोई एमएलए नहीं है मुसलमान। आप कैसा भलाई करना चाहते हैं? और दूसरी चीज़ ये है कि ये आपने अगर यहाँ करप्शन देखा है तो मंदिर मठ के भी जो ट्रस्ट है उसमें भी करप्शन है। उसको काहे नहीं ठीक कर रहे हैं? उसको काहे नहीं अपने अंडर में ले रहे हैं? बहुत सारी चीज़ें हैं। इससे तो सरकार की नीयत साफ़ हो जाती है ना कि भाई आप मुसलमानों के प्रॉपर्टी को हड़पना चाह रहे हैं। मुसलमानों को हर तरह से आपने कमज़ोर कर दिया। अब जो लास्ट उसकी एक एनर्जी बची थी वक्फ प्रॉपर्टी, उसको भी आप हड़प करना चाह रहे हैं। এই যে আন্দোলনটা চলছে বিভিন্ন জায়গায়, সেই আন্দোলনটা তো অবশ্যই আন্দোলন যে কোনো ক্ষেত্রেই তার অধিকারের জন্য আন্দোলন করতেই পারে, সেটা ধর্ম বর্ণের কোনো ব্যাপার নেই, কিন্তু এটা আইনি পথে তো লড়া যেতেই পারে। देखिए, हम लोग भी यही कहते हैं, हमारे बड़ों ने भी यही कहा है कि हम लोग आइन के दायरे में एजिटेशन करेंगे, एहतजाज करेंगे। जो हमको आइन ने राइट दिया है उसी के हिसाब से करेंगे। कोई भी इलीगल एक्टिविटी नहीं होनी चाहिए हमारा, कोई भी एजिटेशन। और हम लोग बार बार कह रहे हैं कि हमारी लड़ाई हमारे हिंदू भाई से नहीं है, सिख से नहीं है, ईसाई से नहीं है। हमारी लड़ाई सरकार से है, और सरकार से हम लड़ रहे हैं तो हमारे साथ 80% हमारे हिंदू भाई भी हैं। वो हमको सपोर्ट कर रहे हैं। 232 एमपी ने हमको पार्लियामेंट में हमारा सपोर्ट किया है। उसमें मेजॉरिटी तो हिंदू भाई की, हमारे मेंबर पार्लियामेंट की। तो ये इसको तो
माफ़ कीजिएगा, आप जो नेशनल मीडिया है ये इसको हिंदू मुस्लिम बना करके देश में जो है एक नफ़रत का जो है जहर बो दिया गया है लोगों के दिलों में, एक दूसरे से नफ़रत भी करना। अरे हम लोग हिंदुस्तानी हैं, हमारी लड़ाई अगर गवर्नमेंट से है तो गवर्नमेंट से लड़ रहे हैं, कानूनी तौर पर भी, रोड्स पर भी, संसद में भी लड़ रहे हैं, और हमको ये राइट है, किसी को भी राइट है, सिर्फ हमको नहीं है, ये हमारे तमाम भारत के लोगों को राइट है, और भारत का आइन ने हमको राइट दिया है, उसके हिसाब से हम लोग को लड़ना चाहिए। हमारे बड़ों ने भी यही कहा, और उससे बाहर कोई गलत काम नहीं होना चाहिए जिससे हमारे किसी भी लोग भाइयों को तकलीफ़ पहुँचे। हाँ, एक बात का और भी ध्यान रखना चाहिए कि हमारे तहरीक में, हमारे एजिटेशन में, हमारे एहतजाज में कुछ लोग ऐसे भी शामिल हो जाते हैं जो हमारे एहतजाज को ख़राब करने के लिए हमारा ही शक्ल बना के शामिल हो जाते हैं, और वो चाहते हैं कि ये एहतजाज कामयाब नहीं हो, ये मिशन कामयाब नहीं हो। তাহলে আপনি মনে করছেন যে মুর্শিদাবাদে সুতি, মুর্শিদাবাদ, শামসেরগঞ্জ যে ধরনের ঘটনাটা ঘটেছে সেই ঘটনা মনে করছেন যে আপনাদের নয়, এটা বাইরে থেকে লোক এসে এটা কি এর মধ্যে ইন্ধন জুগিয়েছে বলে মনে করছেন? যাঁচ চলছে, আর যাঁচ যখন আসবে আপনি সব বুঝে যাবেন। এখন তো কিছু এসেছে, ওখান থেকে আইসি অ্যারেস্ট হয়েছে, আর কিছু লোক অ্যারেস্ট হয়েছে, 200 জন অ্যারেস্ট। 200 লোক অ্যারেস্ট হয়েছে। তো যাঁচ এজেন্সি যাঁচ কাজ করছে, আর ভালোভাবে কাজ করছে। তো আপনি বুঝবেন যে এর পিছনে কে ছিল। যে নূপুর শর্মার সময় মুর্শিদাবাদে একটু আন্দোলন হয়েছিল, এজিটেশন হয়েছিল, সেই সময় একজন টোপি দাড়ি রেখে আর ট্রেন ইঞ্জিন উপরে পাথর মারছিল, আর সেই সময় আমাদের প্রধানমন্ত্রী বলেছিল कि लोग को उसका ड्रेस से पहचानो कि वो कौन है। लेकिन जब एजेंसी ने उसकी जांच किया तो पता चला वो मुसलमान नहीं था, टोपी कुर्ता पजामा पहन करके कोई दूसरा था। तो इस तरह हमारे काज को नुकसान पहुंचाने के लिए अभी भी जो फसाद हुआ है, इसकी जो अब सच्चाई निकल के आ रही है, जांच एजेंसी की रिपोर्ट है, जिसको अरेस्ट किया गया है, वो लोग बयान दे रहे हैं कि इसमें हम लोग का पहले से ये पूरा प्री प्लान था, साजिश था, और वो कौन लोग हैं ये जांच एजेंसी क्लियर कर देगी। সীমান্তবর্তী এলাকা মূলত যে মুর্শিদাবাদ, যে শামসেরগঞ্জের কথা বলা হচ্ছে, একেবারে বাংলাদেশ বর্ডার এরিয়াতে, কোথাও কি আপনাদের মনে হয় যে এই ঘটনার পেছনে কোথাও পড়োশী দেশ বাংলাদেশ থেকে হয়তো তারা ঢুকে এখানে অশান্তি করার চেষ্টা করছে, এরকম কি আপনাদের মনে হয়? देखिए, हम इससे इनकार नहीं कर सकते हैं, लेकिन एक बात तो कह सकते हैं कि सिक्योरिटी, बॉर्डर सिक्योरिटी का जिम्मेदारी किसका है? कार जिम्मेदारी আছে বর্ডার সিকিউরিটি আর বর্ডার সুরক্ষা বল কার ভিতরে আছে, এ তো সেন্ট্রাল হাতে আছে। তো ওখান থেকে যদি আপনি যা বলছেন কেউ কোনো লোক যদি আসছে, তাহলে কার দায়িত্ব, কার কাজ ভালো, কে ভালোভাবে কাজ করতে পারছে না, তাও আপনাকে বুঝতে হবে, সবাইকে বুঝতে হবে। দেখুন, আমি তো जांच एजेंसी नहीं, ये तो जांच एजेंसी बोलबे कि ये होइছে, और जांच एजेंसी जब अपनी रिपोर्ट पेश करता है, अभी जैसे कुछ लोगों को, जितने लोगों को अरेस्ट किया है, बहुत सारी बातें ऐसी आ रही है कि बीएसएफ जो आए थे वो लोग बीएसएफ नहीं थे, वो बीएसएफ के ड्रेस में कोई दूसरे लोग थे, जिसके पास चप्पल जूता भी नहीं था बीएसएफ का, सिर्फ ड्रेस था, नेम प्लेट भी नहीं था। बहुत सारी चीज़ सामने आई है जो जांच एजेंसी के ज़रिए से आ रही है, जो खबर मिली है। तो जांच एजेंसी इस पर काम कर रही है, और जब तहकीकात पूरी हो जाएगी तो पता चल जाएगा कि इसके पीछे कौन लोग थे। এই নির্দিষ্ট একটা জায়গা থেকে এই ওয়াকফ আন্দোলন চলছে, এবং ওয়াকফ আন্দোলনে এখানে সমস্ত মুসলিম ভাই বোনেরা প্রত্যেকেই চাইছে তাদের যে অধিকার, সেই অধিকার, অর্থাৎ যে ওয়াকফটা যে আগে ছিল সেটাই থাক। কিন্তু দেখা যাচ্ছে এখানেও একটা কোথাও রাজনীতি হচ্ছে। কদিন আগেই আমরা দেখলাম রাজ্যের একজন মন্ত্রী, তিনি সিদ্দিকুল্লাহ চৌধুরী, তিনি এখানে ওয়াকফের এই বিলের প্রতিবাদ করেছেন, অথচ আজকে আমরা যখন দেখছি যে আইএসএফ তারাও সেই ওয়াকফের বিলের প্রতিবাদে তারা রাস্তায় নেমেছে, পুলিশ তাদের ওপর লাঠি চার্জ করছে। देखिए, जो लोग पुरअमन तरीके से एहतजाज कर रहे हैं, हम चाहेंगे कि पुलिस को वो लोग भी कोऑपरेट करें, पुलिस भी उनको कोऑपरेट करे। कोई ऐसा काम न तो हमारे
हमारे पुलिस डिपार्टमेंट की तरफ से हो और न ही एजिटेशन करने वालों की तरफ से कोई ऐसा काम हो जिससे हमारे देश में बदअमनी फैलता हो। তো যারা এই ধরনের ঘটনা যারা ঘটাচ্ছে এই সীমান্তবর্তী এলাকায়, মূলত তারা ওয়াকফ এই বিলের প্রতিবাদের নামে যেভাবে তারা বিভিন্নভাবে সরকারি সম্পত্তি নষ্ট করার চেষ্টা করছে, তাদের জন্য আপনি কি বার্তা দেবেন? একজন ইমাম হয়ে আপনি তাদেরকে কি বার্তা দেবেন যাতে এই যে শান্তিপ্রিয় রাজ্যটা যাতে কোনোভাবে অশান্তির वातावरण तैरी ना है, कि वार्ता अपनी देवें तादेरके? देखिए, हम वार्ता तो पहले भी दिया, आज भी दे रहे हैं, आपके माध्यम से भी दे रहे हैं कि हम लोग सब मिल कर के हम लोग हिंदुस्तानी हैं और हमारा देश का किसी तरह से कोई भी नुकसान हो जाए तो हमारा देश का नुकसान हो रहा है, हमारा हिंदुस्तानियों का नुकसान होता है। तो ऐसा कोई काम नहीं करे, हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, पुलिस डिपार्टमेंट हो, कोई काम नहीं करे जिससे हमारा देश का नुकसान हो, हमारे कौम का नुकसान हो। और ये सब चीज़ जो हो रहा है, जिसकी सच्चाई सब आ रही है और उसके बाद जिस तरह से बयानबाजी हो रही है कि हम कहाँ से आदमी को ले आएंगे और ये कर देंगे वो कर देंगे, ये बहुत ही गंदी बात सब हो रही है। ये हमारे पश्चिम बंगाल को में अशांति फैला करके ये साजिश रची जा रही है कि यहाँ गवर्नर रूल नाफिज करके इस पश्चिम बंगाल को भी कब्ज़ा किया जाए। लेकिन पश्चिम बंगाल की जनता बहुत ही समझदार है, होशियार है, इंशाअल्लाह वो ये सब कामयाब नहीं होने देगी। और हम तमाम लोगों से अपील करेंगे, हम हिंदू भाई से भी, सिख से भी, ईसाई से भी, मुसलमान से भी, कि आप लोग मिलजुल करके रहें, प्यार मोहब्बत से रहें। प्यार मोहब्बत की सरजमीन पश्चिम बंगाल है और यहाँ प्यार मोहब्बत ऐसा है इंसानियत पर कि हर बेटी को लोग प्यार से माँ कहता है और सबको प्यार की नज़र से देखता है, अच्छे नज़र से देखता है। तो हमें इसको बाकी रखना चाहिए। पश्चिम बंगाल को किसी तरह का नुकसान पहुंचता है तो बहुत दुख होता है। पश्चिम बंगाल ने पूरे देश को दिशा दिया है और हम चाहते हैं कि यहाँ का जो कल्चर है, यहाँ की जो सोच है वो पूरे देश में फैले और सब लोग मिलजुल करके रहे। ওয়াকফ বিল নিয়ে যে লড়াই শুরু হয়েছে সেই লড়াই তো অবশ্যই জারি থাকবে। তার মধ্যে দিয়ে, আইনের মধ্যে দিয়ে সেই লড়াই যেমন চলবে তার পাশাপাশি গণ আন্দোলনে চলবে। তবে গুজব ছড়াবেন না, গুজবে কান দেবেন না। প্রশাসন যেভাবে বলছেন, প্রশাসনের দেখানো পথেই আপনারা চলুন। এইভাবে অযথা নিজেদের মধ্যে মারামারি হানাহানি না করে শান্তির যে বার্তা, যেটা প্রতিটা ইমাম তারা দিতে চাইছেন, আমরা নাকোদা মসজিদে এসেছি, সেই নাকোদা মসজিদের ইমামও কিন্তু একই বার্তা দিলেন, শান্তিপ্রিয় রাজ্যটাকে অশান্তির পরিবেশ তৈরি করবেন না, গুজব ছড়াবেন না, গুজবে কান দেবেন না। চিত্র সাংবাদিক জয়ন্ত চক্রবর্তীর সাথে ষষ্ঠী চট্টোপাধ্যায়ের প্রতিবেদন, আর প্লাস নিউজ, কলকাতা।